नमस्कार दोस्तों, अब तक हमने जो देखा एक बार देख लीजिए क्या क्या हमने स्टडी कर चुके हैं। और एक्चुअली हम जब ऑनलाइन वीडियो जो आपके पास आया होगा लिंक के थ्रू, उसका सीक्वेंस से समझना बहुत जरूरी है। खासकर मैं जो हम करंट अफेयर और बैंकिंग के जो सेक्शन है, इकोनॉमी के जो सेक्शन है, आपको मैं बता देता हूँ, वो वीडियो को उसी सीरीज में देखिएगा, अदरवाइज आपको सीक्वेंस समझ में आएगा, कुछ कहीं टूटी लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का डेफिनेशन की ओर चले थे, वहाँ से देखें। फिर इसके बाद हमने देखा ATM। ठीक है, ये टॉपिक लिख रहा हूँ ताकि आपको आपके पास जो गया होगा वीडियो, उसमें आपको ये सीक्वेंस मिल पाए। अदरवाइज आप क्या सीक्वेंस नहीं देखेंगे तो कुछ टॉपिक आपको मिस लगेगी, जैसे कुछ पे एक्सप्लेन करने वाला होगा वो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने उसको देखा ही नहीं होगा। तो अभी जो फर्दर क्लासेस हो रही, जैसे आज की क्लास है, आज की क्लास के लिए इंपॉर्टेंट था, उससे पहले वाली क्लास समझना जरूरी है। इसलिए आपको ये सीक्वेंस में ध्यान से आप पढ़ के रखिएगा, अदरवाइज आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, समझ नहीं आएगा कुछ चीज़ें। फिर आपका तीसरा था पैन को लेके, पैन कार्ड। चौथा था आपका आधार। ठीक है, पांचवा था आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, और छठवा था आपका जो लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, ये दोनों ध्यान दीजिएगा, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है। ठीक है, तो ध्यान से एक करके, और अगर इससे पहले आपने जहाँ तक आपको वीडियो अवेलेबल हुई है वहाँ तक ध्यान रखेंगे, ये आप ऑर्डर में देखेंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी नई चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो ये अभी तक आपने जो हमारी जो चर्चा हो चुकी है, जिसमें आपको मिल गया होगा, ये वीडियोज़ हैं जो आपको 6 वीडियो है जो आपको मिल चुके होंगे। ठीक है, तो इसके बाद की अब आगे हम चलेंगे कि इसके बाद की जो क्वेश्चन है उसमें उस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, तो इसमें से कुछ सेक्शंस बचे हुए हैं, जैसे ये दोनों जो चीज़ें हैं आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। हमने इस दोनों में टाइप्स ऑफ अकाउंट या डिपॉजिट हमने पढ़ा था, और फाइनेंशियल इंक्लूजन जो हमने चर्चा किया था, इसमें याद होगा आप लोगों को मैंने कुछ चीज़ें बोला था कि टाइप्स ऑफ अकाउंट में फिर हम बात किए थे, तो जो सेविंग अकाउंट है और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो हमने अकाउंट की बात किया था, वो था, याद होगा आपका, नो फ्रिल अकाउंट, या उसी को हमने नाम दिया था नो फ्रिल अकाउंट को, बेसिक सेविंग अकाउंट, या हमने नाम दिया था BSBDA अकाउंट। याद होगा यहाँ तक। इसमें फिर हमने बोला था कि ये तीनों अकाउंट हो सकता है, पूछ दे कि किसमें खुलता है, तो हमने लिखा फाइनेंशियल इंक्लूजन में खुलता है। अगर ये ना लिखे तो क्या लिखेंगे, तो ये ना लिख के हम लिखे प्रधानमंत्री जनधन योजना में PMJDY में कौन सा अकाउंट, ये लिख सकता है, या ये तीनों अकाउंट जो होता है इनमें से पूछ देगा बेसिक, इनमें से किसमें खुलता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऑल दैट। अच्छा, इसमें से एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसका दूसरा नाम, एक्चुअली प्रधानमंत्री जनधन योजना से पहले इसका दूसरा नाम था। तब क्वेश्चन पूछता था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो है कौन सी स्कीम के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो खाते खोले जाते हैं, ये जो खाते खोले जाते हैं, वो इनमें से किस स्कीम के द्वारा। तो लिखता था ऑप्शन स्वाभिमान, स्वावलंबन, फिर तीसरा है आपका स्वदेश, संपूर्ण। ठीक है, एंड पांचवा आपको लिख देगा नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नो फ्रिल अकाउंट, बेसिक सेविंग अकाउंट, ये दोनों ना लिखा हो, ये दोनों मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन या PMJDY ना लिखा हो, और क्वेश्चन पूछ दे BSBDA कौन सी स्कीम में। ये पहले पूछता था, अभी तो शायद PMJDY के बाद अभी क्वेश्चन नहीं आता। तो क्वेश्चन या फाइनेंशियल इंक्लूजन संबंधित कौन सी स्कीम है, तो ये जो स्कीम है वो था स्वाभिमान स्कीम। स्वाभिमान स्कीम अल्टीमेटली रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। दैट मीन्स हो सकता है कि BSBDA, बेसिक, नो फ्रिल, इनमें से किस स्कीम में, इन तीनों में से कोई एक लिख देगा कि ये तीनों में से जो अकाउंट है वो इनमें से किस स्कीम में या किस में खोला जाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में या PMJDY में या स्वाभिमान स्कीम में। इन तीनों में ही अल्टीमेटली यही खोला जाता था। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात जब हम कर रहे थे तो एक बात बची थी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो चर्चा हुई थी, इसमें हमने 2 कमेटी देखा था। याद होगा 2 कमेटी, एक C रंगाराजन कमेटी, एक हमने देखा था नचिकेत मोर कमेटी। याद होगा C रंगन 2008 की बात है, नचिकेत मोर जिसमें हमने स्मॉल बैंक पेमेंट बैंक की बात की चर्चा की थी। इन दोनों कमेटी के सजेशन आने के बाद जब स्मॉल बैंक फाइनेंस बैंक बन गए थे, तब एक और कमेटी अलग से बनाया गया कि अब क्या इसके आगे हो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को और ईजी किया जाए। इसके लिए एक अलग से कमेटी बनाया था। उस कमेटी के चीफ थे दीपक मोहंती, अभी भी रिसेंटली न्यूज में था, दीपक मोहंती। ये आरबीआई में भी, अभी आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अभी, दीपक मोहंती कमेटी। ये कमेटी का सब पूछा गया कि और इसको कैसे इनहेंस कर सकते हैं। इन्होंने अपना रिपोर्ट का टाइटल दिया सन 2015 में, एक रिपोर्ट दिया इन्होंने। उस रिपोर्ट में लिखा था, इस फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो पेपर सबमिट हुआ था उसमें क्वेश्चन ये पूछा था, इस जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो रिपोर्ट दिया था उस रिपोर्ट का टाइटल था, टाइटल क्या था पूछा गया था। तो ये इन्होंने टाइटल दिया था इस रिपोर्ट को, मीडियम टर्म
पाथ फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये कि इन्होंने रिपोर्ट दिया था मीडियम टर्म पाथ फॉर फाइनेंस, और जो रिपोर्ट थी कायदे से 2000 कितने क्वेश्चन पूछता था ये कितने साल के लिए दिया सजेशन, ये 5 साल के लिए दिया था, 5 साल के लिए, दैट मीन्स ये इनका रिपोर्ट का सजेशन जो है 2020 तक इम्प्लीमेंट होने थे। इन्होंने बहुत सारी और योजनाओं के बारे में बात की कि इस फाइनेंशियल इंक्लूजन को और आगे कैसे बढ़ाया जा सके। तो हमारे पास 3 कमेटी होगी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, सी रंगराजन, नचिकेत मोर एंड दीपक मोहंती कमेटी। कभी भी हो सकता है आपसे पूछे कौन से संबंधित कौन सा है, स्मॉल बैंक पेमेंट बैंक के लिए नचिकेत में आपको पढ़ा चुके हैं। अब इसके आगे चलते हैं, इसमें जो बातें हैं कि इसमें जो हम लोग सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, तो ये सीरीज याद रखेंगे, क्रम याद रखेंगे, ऑर्डर याद रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे कि हम जो अकाउंट ओपनिंग में, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना बाकी चीज़ें हो, क्योंकि अगर आप वाकई बैंक एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं बैंकिंग को खासकर, तो उससे क्वेश्चन हो सकता है। तो हमने देखा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि हमने देखा था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना हो चाहे स्मॉल बैंक फाइनेंस बैंक जो अकाउंट खोलता है, उसमें मैक्सिमम डिपॉजिट हमने बात किया था, वो अकाउंट में हमने देखा था कि इसमें 1 लाख से ज़्यादा आप जमा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, या 50,000 के ज़्यादा ऊपर बैलेंस क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग जो अकाउंट खुलवाते हैं पहले उस पर देखते हैं जो हम लोग अकाउंट क्या क्या लगता है। तो हम लोग को क्या क्या लगता है, एक तो फोटो ID प्रूफ लगता है, फोटो ID प्रूफ, दूसरा लगता है एक एड्रेस प्रूफ, और तीसरा लगता है इंट्रोड्यूसर। मैं इंट्रोड्यूसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इंट्रोड्यूसर कौन होता है, क्या होता है, क्या उसको इंट्रोड्यूसर बोलते हैं कि गारंटर बोलते हैं कि विटनेस बोलते हैं। ये 3 को ऑप्शन दे देगा आपको कि अकाउंट ओपनिंग के समय जो व्यक्ति आपको बैंक साइन करके देता है, जो आपको बताता है वो कौन होता है, गारंटर होता है, विटनेस होता है या इंट्रोड्यूसर होता है, ठीक है। तो इनसे कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, कई लोग हमेशा कई बार गारंटर कह देते हैं, कई बार विटनेस कह देते हैं, ये शब्दों का हम उपयोग करता है। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में ध्यान रखेंगे इंट्रोड्यूसर, क्यों, क्योंकि विटनेस होता है यदि कोई क्राइम हो या ऑल दैट, तो आपका या तो आप कोर्ट में देते हो। दूसरा विटनेस वो होता है जब हम बात करते हैं कोई लीगल प्रोसेस होती है तो उसमें कोई जैसे नॉमिनी है, नॉमिनी का क्लेम हो रहा हो या आपका कोर्ट में कुछ इश्यूज हैं। गारंटर की बात करते हैं, गारंटर आपके लोन के समय होता है, ठीक है, लो आपका लोन लेने अकाउंट खुलवा रहे हो, यहाँ पे आपको बैंक क्या करवा रहे हैं, एक दूसरे जिसका है ना। इंट्रोड्यूसर होता कौन है, जिसका अकाउंट ऑलरेडी उस बैंक में हो, ठीक है, तो उसको वो जो आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हो कि भाई इंट्रोड्यूस कराएगा कि हाँ इस व्यक्ति को जानता हूँ, तब इससे क्वेश्चन पूछता था। अभी तो नहीं पूछता क्योंकि KYC नॉर्म्स में हम एक बात करते हैं, KYC नॉर्म्स की चर्चा करेंगे बाद में। KYC जो नॉर्म्स है उसके तहत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि KYC के लिए जरूरी हो जाती है, ठीक। तो इंट्रोड्यूसर की बात करते तो क्वेश्चन पूछता है कि इंट्रोड्यूसर का कौन हो सकता है, हु, ठीक है। हमने कहा पुराना अकाउंट हो जिसका हो, बिल्कुल, लेकिन हु मतलब क्या, सिर्फ पुराने अकाउंट होने से कि उसका अकाउंट कम से कम कुछ समय तक, ऐसा नहीं कि आज ही खोला कल इंट्रोड्यूस करा दे। दूसरा, इसका अकाउंट वहाँ कितने दिन तक हो, कितने पुराना होना चाहिए, एक हो गया। दूसरा हो गया कि आपको पर्टिकुलर पर्सन को कितने साल से जानता होगा तभी इंट्रोड्यूस कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो आज आपको जानता इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके पीछे रीज़न है कि मान लीजिए कुछ गड़बड़ हुई, जैसे हम बात किए थे 26/11 जो हमला हुआ था, उसमें एक इशू था यही, अकाउंट तो खोल दिया गया, लाखों के ट्रांजेक्शन्स हो गए या गलत फंडिंग हो गई, तो मान लीजिए वो बंदा फरार हो गया, भाग गया, ठीक है, तो किसको पकड़ेगा, इसको पकड़ेगा, क्यों, तुम किसके थ्रू, ठीक है। तो हु, तो उसका अकाउंट कितना पुराना होना चाहिए वहाँ। दूसरा, वो आप जिस पर्सन को इंट्रोड्यूस करें वो कितना दिन से उसको जानते, तो ये जो अकाउंट है एटलीस्ट 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए, ध्यान से, कितने मंथ, 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए। और जो पर्सन को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है वो कम से कम 1 साल से उसको जानते हो, तभी वो इंट्रोड्यूस कर सकता है, ध्यान में रखेंगे। तो ये जो चीज़ें हमने बात किया था, ये हो गया आपका कि इंट्रोड्यूसर। तो इंट्रोड्यूसर कौन हो सकता है, आपको क्लियर है कि अकाउंट उसका कम से कम 6 महीने पुराना हो उस बैंक में। दूसरा, उस पर्सन को कम से कम 1 साल से जानते हो तभी, ठीक है। ये तो हो गया आपका इंट्रोड्यूसर। अब बात आती है, मान लीजिए इंट्रोड्यूसर नहीं है तो क्या खाता खुलेगा, हाँ खुलेगा, क्योंकि अब जो होता है वो आपको इंट्रोड्यूसर के RBI ने रिलैक्सेशन दे रखा है कि आपको इंट्रोड्यूसर के नहीं है तो आपका खाता खुल जाएगा, जिसको हम लोग KYC नॉर्म्स में रिलैक्सेशन कहते हैं। लेकिन कुछ जैसे सेविंग की बात करूँ, लेकिन और भी करेंट अकाउंट जो है तो उसमें इंट्रोड्यूसर कंपलसरी है, ठीक है। बात आती है फोटो ID प्रूफ की। तो फोटो ID प्रूफ में क्या क्या, कभी कभी इंटरव्यू पूछता है फोटो ID प्रूफ बताइए, 1-2 नाम बताओ, एड्रेस प्रूफ बताओ। तो फोटो ID प्रूफ हो गया जिसमें सीधी बात है, जिसमें आपका फोटो लगा हो जो बैंक एक्सेप्ट करे, जैसे इलेक्टोरल है ना, इलेक्शन का वोटर ID कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, आधार कार्ड हो गया, जिसमें आपका फोटो लगा हो। इवन आजकल बैंक कंसिडर करता है आपके मार्कशीट जिसमें रिसेंट का हो, अगर आप छोटे हो मार्कशीट में फोटो तो वो भी कंसिडर कर लेता है, ठीक है। तो यह जिसमें फोटो लगा हो। एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ पे क्या क्या लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ठीक है, आपका
पासपोर्ट, ठीक है, ये है। मान लीजिए किसी के पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें फोटो लगा हो, सिर्फ फोटो आईडी प्रूफ हो, एड्रेस प्रूफ नहीं हो रहा हो, तब क्या करें? या मान लीजिए फोटो आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ दोनों ना हो, तब क्या करें? ठीक है, तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो फोटो आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, केवाईसी नॉर्म में जो फोटो आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ होता है वो दोनों कौन सा एक साथ दोनों कंसिडर किया जा सकता है? वो होता है आपका आधार कार्ड या पासपोर्ट। ये दोनों चीज़ों को एज अ वोटर आईडी कार्ड को कंसिडर नहीं करते फिलहाल, ठीक है, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस को एड्रेस प्रूफ और एक साथ दोनों में कंसिडर नहीं करते, कम से कम दो चीज़ चाहिए। लेकिन आपके पास आधार कार्ड या पासपोर्ट है तो दोनों में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास ना फोटो आईडी प्रूफ है ना एड्रेस प्रूफ है, तो मेरा क्वेश्चन है क्या उसका खाता खुलेगा? पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि मान लो दोनों नहीं है तो उसका खाता खुलेगा क्या? मान लो दोनों में मान लीजिए आधार कार्ड नहीं है, फोटो आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ नहीं है, तब क्या खाता खुलेगा? ठीक है, तो हमारे पास पहला कंडीशन है कि जब बोथ मतलब आपका फोटो आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों ना हो। दूसरा कंडीशन है कि फोटो आईडी प्रूफ हो, एड्रेस प्रूफ ना हो, तब क्या खाता खुलेगा? खुलेगा तो क्या बोलते हैं उसको? हम लोग कहते हैं इसमें रियायत दी गई है, रिलैक्सेशन दिया गया है केवाईसी नॉर्म में, नो योर कस्टमर। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन है केवाईसी नॉर्म्स क्या होता है, बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो दोनों ना हो, ना फोटो आईडी प्रूफ हो तो और ना ही एड्रेस प्रूफ हो, तब क्या उसका खाता खुलेगा जिसमें फोटो लगा ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में उस बंदे का कौन सा अकाउंट खुलेगा? उसको कहते हैं स्मॉल अकाउंट, ठीक है। वो भी एक सेविंग अकाउंट ही होगा लेकिन स्मॉल अकाउंट होगा। अगर मान लीजिए फोटो आईडी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ नहीं है, आधार नहीं है, मान लो और आधार दोनों कंसिडर करते हैं, तब क्या होगा? तब यहाँ पर भी केवाईसी नॉर्म्स का रिलैक्सेशन होता है, लेकिन वो स्मॉल अकाउंट नहीं होगा, उसको कुछ रिस्ट्रिक्शंस, तब हम इसको कहते हैं नो फ्रिल अकाउंट या बेसिक सेविंग अकाउंट या BSBD। दैट मीन्स ये बेसिक सेविंग और नो फ्रिल अकाउंट जो होती है वो होती ये है कि जिसमें केवाईसी नॉर्म्स में रिलैक्सेशन देके खोला गया हो कि उसके पास डॉक्यूमेंट की कमी है। तो केवाईसी नॉर्म में रिलैक्सेशन होकर जो सेविंग अकाउंट खोला गया, रिलैक्सेशन इसलिए बोलो क्योंकि सिर्फ एक है दूसरा नहीं है, या दोनों है तब भी मान लीजिए वो चाहता तो यही खुलेगा। अब ये खुलेगा तो उसका आप नफा नुकसान जानते हैं, इसमें एक दिन में 10,000 से ज़्यादा जमा नहीं कर सकता, तो एक महीने में 50 के ऊपर जमा नहीं कर सकता, साथ ही साथ 50,000 के ऊपर बैलेंस नहीं हो सकता है एट अ टाइम। मतलब मान लीजिए इस महीने 50 जमा किया है, फिर अगले महीने आके वो 10 जमा करना चाहेगा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एट अ टाइम बैलेंस 50 के ऊपर नहीं हो सकता, और एक साल में 1 लाख के ऊपर लेन देन, तो ये रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। क्यों रिस्ट्रिक्शंस है? क्योंकि उसका केवाईसी फुलफिल नहीं है। क्यों? और एक तो कायदे से 50,000 क्यों उसके ऊपर नहीं हो सकता? क्योंकि नियम कहता है कि आपको अगर 50,000 या उससे ज़्यादा लेन देन करना तो आपको देना क्या जरूरी है बैंक में? पैन कार्ड। क्योंकि इसमें पैन कार्ड नहीं है इसलिए 50 का केस है, और पैन कार्ड नहीं है तो 1 लाख के ऊपर लेन देन में भी रिस्ट्रिक्शंस इसीलिए लगाया गया है कि ऐसा लेन देन। अब स्मॉल अकाउंट की बात करते हैं। स्मॉल अकाउंट और ये नो फ्रिल अकाउंट में क्या अंतर है? तो ये सेविंग हमारा जो सेविंग अकाउंट है इस और नो फ्रिल अकाउंट में क्या अंतर है आपको समझ आ गया होगा। इसमें रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, 10,000 के ऊपर लेन देन नहीं कर सकते, एक महीने में 50 के ऊपर लेन देन नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा जमा नहीं रख सकते, बैलेंस नहीं हो सकता। क्यों? आपको केवाईसी नॉर्म्स में पैन वैन नहीं है, क्योंकि पैन होगा तब कितना भी अमाउंट। बात है स्मॉल अकाउंट, स्मॉल अकाउंट होगा इसमें तो और बताएंगे केवाईसी नॉर्म्स बहुत इलेक्शन है कि ना फोटो आईडी प्रूफ है ना एड्रेस प्रूफ। तब यहाँ पे वो सेल्फ डिक्लेरेशन देता है, अपना फोटो लगा कर एप्लीकेशन देगा, सेल्फ डिक्लेरेशन देगा, ठीक है, मैं अमुक व्यक्ति में यहाँ रहता हूँ, और साइन करके देगा। यहाँ पे उसका अकाउंट तो खुल जाएगा। कैसा अकाउंट खुलेगा? सेविंग अकाउंट ना, स्मॉल अकाउंट खुलेगा। कैसा सेविंग अकाउंट? स्मॉल अकाउंट। इसकी खास बात, ये सिर्फ 6 मंथ के लिए वैलिड है, मतलब उसने खुलवाया है और 6 मंथ के लिए वैलिड है, और जो नियम नो फ्रिल उसमें है वो नियम इसमें लगेंगे 6 महीने के लिए। ध्यान रखेंगे 6 महीने तक के लिए वैलिड है, 6 महीने से ऊपर वैसा आगे फर्दर नहीं कर सकता। हाँ, इसको 6 महीने तक वैलिड है तो अकाउंट बंद करना पड़ेगा? नहीं। अगर उसने ये फोटो आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ में डॉक्यूमेंट दे दिया तो आगे ये इसको चेंज करके आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे बिना आईडी प्रूफ बिना एड्रेस प्रूफ के भी अकाउंट खुलता है, उसको स्मॉल अकाउंट कहते हैं। कितने दिन की वैलिडिटी? 6 मंथ की वैलिडिटी, ठीक है। कितना जमा कर सकता है? मैक्सिमम 10,000 रुपये एट अ टाइम, एक दिन में, ठीक है। मैक्सिमम बैलेंस 50 के ऊपर नहीं हो सकता। तो ये स्मॉल अकाउंट है। इनसे भी क्वेश्चन के बार आए हैं, ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान में रखिएगा। अकाउंट क्यों पढ़ना जरूरी था समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें इसके जाने बिना हम समझ नहीं पाते कि नो फ्रिल, बेसिक सेविंग या BSBD है, हमारा जो सेविंग अकाउंट है या स्मॉल अकाउंट में अंतर क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। हम इससे पहले 1-2 बार चर्चा भी की है कि जब ये पढ़ेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आएगी, ठीक है। वो है आपका, हम 3 चीज़ें अब पढ़ेंगे फर्दर। एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम, पहला, ध्यान से। दूसरा
स्मॉल सेविंग डिपॉजिट स्कीम, तीसरा ध्यान से गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999, ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये दूसरा ये तीसरा एक एक करके पढ़ेंगे। तो स्मॉल सेविंग डिपॉजिट स्कीम, ठीक है, सॉरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम, स्मॉल सेविंग डिपॉजिट स्कीम, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, ठीक है, ये तीन हैं जिनसे पढ़ना जरूरी है, जो आज के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से एक एक करके पढ़ाई स्टडी करेंगे, उनसे क्या क्वेश्चन निकलते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले स्मॉल सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसको हम लोग कहते हैं सामाजिक उत्थान के योजना या सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा योजना। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इस योजना में इनमें से कौन सा स्कीम नहीं आता। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए फिर हम आगे चले। क्वेश्चन लिख देगा सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत इनमें से कौन सा जो स्कीम है वो शामिल नहीं है। पहला, या इस पर्टिकुलर जो स्कीम है उसमें मिनिमम मैक्सिमम का क्या केस है, ठीक है, या इसमें मिनिमम मैक्सिमम के साथ साथ इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीन हैं, ध्यान से स्टडी करिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछा है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ये उसकी आपकी एलिजिबिलिटी, दूसरा इसका आपका प्रीमियम, और एक है आपका इसका बेनिफिट, ठीक है। तीन चीज़ें जो है पढ़ने के हैं कि भाई सोशल सिक्योरिटी स्कीम ये स्कीम है, इसकी एलिजिबिलिटी मतलब उसका एज की बात करेंगे, एज कितने से कितना, इसका प्रीमियम क्या होगा, प्रीमियम तो बेनिफिट क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम की बात करते हैं तो ये होते हैं तीन, तो आपने सब ने सुना होगा। एक होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दूसरा होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना PMJJY, एंड तीसरा अटल पेंशन योजना, जो कि बैंक का कायदे से इसके बारे में चर्चा की है। एक बैंक का ये क्रॉस सेलिंग है, ठीक है, जिसका हमने नाम दिया था बैंक इंश्योरेंस ऑल दैट। तो ये क्रॉस सेलिंग है बैंक का जो गवर्नमेंट का है, ये गवर्नमेंट के, ठीक है। इनकी एलिजिबिलिटी को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम या इंस्टॉलमेंट कह दीजिए या वट एवर जो भी है। जैसे हम अटल पेंशन योजना की बात करेंगे तो इसमें प्रीमियम वर्ड यूज नहीं करके क्या बोल सकते हैं। और जब हम बात करते हैं कि ये जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी LIP होती है उसमें जो पैसे होते हैं उसको क्या कहते हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे, पहले ये खत्म कर लें फिर उसमें चलते हैं। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये कब चालू हुआ, तीनों एक ही साथ चालू हुआ था 9 मई 2015। मैं एक साथ डेट लिख दे रहा हूँ, 9 मई 2015। अभी एनिवर्सरी मनाया गया, आप देखिए मई में इसमें चर्चा भी था, 1 साल हो गया है, फिर से उसका डेट आ गया है। तो ये तीन है आपका, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन, जिसको हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का एज मिनिमम एंड मैक्सिमम ये जरूर दे पूछता है कि एज कितना मिनिमम या मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। सब में ये कंडीशंस पूछेगा और इसको खासकर अलग तरीके से पूछता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की अगर हम बात करें तो एज क्या होनी चाहिए, तो ये होता है मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 70। सेम अगर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की बात करते हैं तो ये एज होता है मिनिमम 18, मैक्सिमम 50। अब बोलोगे दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर, इसमें लाइफ है, इसमें आपका दोनों में जो बेनिफिट है किस कंडीशन से मिलेगी आगे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 17। अब सुरक्षा बीमा में जो होता है वो एक्सीडेंट हो गया या ऑल दैट, इसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस। अब चूंकि 60 के ऊपर में तो लाइफ का 50 के ऊपर हम नहीं कह सकते, इसलिए शायद गवर्नमेंट ने इसको ऐसा किया है कि सिर्फ लाइफ के लिए 50 तक का दिया है, ठीक है। प्रीमियम अमाउंट की बात करते हैं तो ये देता है आपको 12 रुपये। सुरक्षा बीमा योजना 12 रुपये, मैं ध्यान से लिखिएगा, 12 रुपये ऑप्शन दे देगा पर मंथ या हाफ ईयरली या ईयरली। ध्यान में रखेंगे 12 रुपये जो है ये ईयरली है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो होती है ये होती है 313 ईयरली, ध्यान से रखेंगे ये भी ईयरली है, ठीक। बेनिफिट की बात अगर हम करें तो इसमें जो बेनिफिट है वो है डिसेबिलिटी पे अप टू 2 लाख। अप टू 2 लाख में भी ध्यान देंगे कि अगर डिसेबिलिटी, क्योंकि सुरक्षा बीमा है एक्सीडेंटल, ध्यान रखेंगे ये एक्सीडेंटल, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक्सीडेंटल याद होगा हमने पढ़ा था PMJTY,
उसमें 2 लाख का, 1 लाख से 2 लाख किया गया अगर वो अकाउंट है, फिर एटीएम वाला कंडीशन लगाए थे, 2 लाख का तक का है। यहाँ 2 लाख में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, ठीक है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है अगर आपकी 2 भाग में, अगर आपका हाफ डिसेबिलिटी है और फुल डिसेबिलिटी है, तो हाफ डिसेबिलिटी में ये 2 लाख नहीं मिलेगा, ये 1 लाख मिलेगा। अगर फुल डिसेबिलिटी है तो 2 लाख मिलेगा, ठीक है। अगला कंडीशन 330 की बात करते हैं, तो पर्सन जिन्होंने ये इनरोल हुए हैं इस स्कीम में, अगर हुआ है और डेथ हो जाता है इस ड्यूरेशन के बीच में, तो उसको 2 लाख रुपए मिलेगा 330 रुपये में, ठीक है। हाँ, अब एक और कंडीशन है, मान लीजिए इसने ये नहीं लगाया है लेकिन ये लगाया है, तो भी उसको अगर डिसेबिलिटी दिख जाती है किसी एक्सीडेंट की वजह से, तब भी उसको हार्ड डिसेबिलिटी, यही कंडीशन लग जाती है, ठीक है। चलते हैं, तो डाउट नहीं होनी चाहिए। अगला चलते हैं अटल पेंशन योजना पे। पेंशन की मतलब है एक एज के बाद, नॉर्मली हम जानते हैं कि पेंशन जो है 60 साल के बाद मिलता है, ये तो है मिलने की बात है, लेकिन पैसा कब तक लगाना है आपको, तो यहाँ भी मिनिमम और मैक्सिमम का केस है, ठीक है। एज, यहाँ पे अमाउंट को मिनिमम और मैक्सिमम की बात करेंगे और ध्यान से समझेंगे इस बात को। ये जो एज होती है मिनिमम होती है 18 और मैक्सिमम होती है 40। ये जो है आपको बता दूं, ये इनरोलमेंट एज है। इनरोलमेंट एज है मतलब यहाँ तक की उम्र के लोग 18 से लेके 40 तक के लोग पैसा लगा सकते हैं। मान लीजिए ये मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट है 42, मैक्सिमम है 210 अमाउंट की बात करते हैं। और ध्यान रखेंगे ये दोनों ईयरली है, ये आपका पर मंथ है, मंथली है, ध्यान रखेंगे। अब ये 42 और 210 का मतलब क्या, मतलब अमाउंट जो होता है 42 से लेके 210 रुपये तक का। अभी 42 से 210 का मतलब क्या है, या अटल पेंशन योजना जो होता है पेंशन कितने कितने मिल सकते हैं, ठीक है। या अभी ऑप्शन देके पूछा अटल पेंशन योजना में निम्न में से कौन से डिनोमिनेशंस में या मल्टीपल पे नहीं मिलती है आपको पेंशन, तो ये 5 मल्टीपल पे अवेलेबल है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। मतलब किसी व्यक्ति का मान लीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, किसी व्यक्ति का मान लीजिए उम्र 18 वर्ष है और उसको 1000 पेंशन चाहिए, तो वो पर मंथ 42 रुपये देगा। किसी व्यक्ति को उम्र 18 साल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे 40 वाला उम्र है, उसको 1000 रुपये पेंशन चाहिए तो 42 रुपये नहीं देगा। ये मिनिमम 18, ये जो रेट, ये जो लिखा हुआ है वो 18 साल के लिए है। अगर वो 19 साल का है तो हो सकता है 45 हो जाए अगर 1000 चाहिए तो, क्योंकि उम्र के हिसाब से इसका इंस्टॉलमेंट, क्योंकि उसको ड्यूरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि पेंशन मिलनी है आपका 60 साल में। पेंशन जो मिलेगा 60 ईयर गेन करने पर, 60 साल होने पर, तो 60 साल होने मतलब 40 की उम्र बंदा एनरोल हुआ, अब 40 की उम्र में हुआ तो बंदा 18 साल से पे कर रहा है, 40 वाला तुरंत, इसलिए इसका अलग है। तो 18 साल का कोई बंदा है और उसको 1000 पेंशन चाहिए तो 42 रुपये। अगर वही 18 साल का बंदा 5000 पेंशन चाहिए तो उसको 210, मतलब 18 साल के बंदे को 1000 पेंशन चाहिए 42 रुपये, 18 साल के बंदे को अगर 5000 पेंशन चाहिए, मान लीजिए 4 या इनका चाहिए, तो रेंज जो है ये जो इनके बीच मैंने कहा यहाँ से यहाँ, तो उनके रेंज में आएगा, समझ आया। तो 40 साल का उम्र का बंदा मान लीजिए 500 पेंशन, 5000 पेंशन चाहिए तो 210 नहीं होगा, ये अमाउंट बढ़ जाएगा उसके एज के हिसाब से। तो ये जो है मिनिमम जो है वो एज के हिसाब से, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा है, ठीक है। ये आपका पेंशन है, ये पेंशन के टर्म में हम बात करते हैं, इसको मिलता है, ठीक है। उसी तरह एक होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें भी एक होता है कि ऑप्शन, इसमें भी प्रीमियम तो नहीं कहते हैं, ठीक है, जो आपका इंस्टॉलमेंट टाइप में जाना जाता है, प्रीमियम पे करना पड़ता है। इसमें जो आपको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, देखो बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इंटरेस्ट मिलता है। क्वेश्चन के बार पूछते हैं इस इंटरेस्ट को कहते क्या है। इस इंटरेस्ट को हम लोग इंटरेस्ट नॉर्मल जो बैंक में होता है वैसा नहीं, इसको बोनस बोला जाता है, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो इंटरेस्ट का ब्याज हो, ब्याज इंटरेस्ट मिलता है जो उसको बोनस। तो इनसे क्वेश्चंस पूछा है, ध्यान रखेंगे कि इनके मिनिमम मैक्सिमम क्या है। मैंने अगर सुरक्षा बीमा है मान लीजिए, ठीक है, 70 साल 50 साल है ना, मान लीजिए इसकी बात करें, अगर वो 60 साल का बोले लगाना है, नहीं लगा सकता क्योंकि मैक्सिमम एज। अगर अटल पेंशन योजना में पैसा लगाना चाहता हूँ, उम्र 40 हो गया तो नहीं लगा सकता, ये आपका डिफिनेशन। तो ये आपका प्रधानमंत्री जिनने जो स्कीम निकाली थी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है, ये 3 आपके सामने हैं। इनसे क्वेश्चंस बहुत पूछे, ध्यान में। इसको बहुत समय से इसको खासकर और आगे बढ़ाने की बात चल रही थी, और मल्टीपल पे और दूसरे अमाउंट पे 10,000 तक ले जाने की बात चल रही थी, बढ़ाने की बात चल रही थी। तो ये चीज़ें हैं, जब इसमें कोई चेंजेस आएगा तो ज़रूर पढ़िएगा। हो सकता है इसको आने वाले समय में 4 लाख कर दें, ये भी हो सकता है समय के हिसाब से। तो चेंजेस आएगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, तो ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो गया है। दूसरा क्या था हमारा,
सेविंग डिपॉजिट स्कीम। कई बार इससे भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से स्मॉल सेविंग डिपॉजिट, अल्प बचत जमा योजना, अल्प बचत जमा योजना, इसमें कौन कौन सा आता है? ठीक है, इसमें बहुत वैरायटी की चीज़ें मिलेंगी जिनसे क्वेश्चंस पूछा है। वो है एक पीपीएफ, दूसरा है SCSS, इसका बिल्कुल कई बार ईयर पूछता है, SCSS 2004 ईयर के साथ याद रखेंगे। ठीक है, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, जिसको चालू कब किया था? 22 जनवरी 2016। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा है कहाँ से शुरू हुआ था, तो हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, एक है आपका KVP किसान विकास पत्र या NSC, या इसलिए बोलो दोनों एक दूसरे एक जैसे ही होते हैं, कुछ डिफरेंस है इसमें। तो ये हमारे हैं आपका स्मॉल सेविंग डिपॉजिट स्कीम्स। ठीक है, अब PPF में भी सेम है कि कौन लगा सकता है कौन नहीं लगा सकता है, मिनिमम मैक्सिमम। तो PPF की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं, ये अमाउंट की बात करते हैं कितना कितना हो सकता है। ठीक है, फिर एज की बात कर लेंगे और बेनिफिट की बात कर लेंगे। अमाउंट हो गया, एज। ठीक है, PPF की बात करते हैं तो मिनिमम और मैक्स की बात कर लेते हैं, मिन ऐसा कर लेते हैं, मिन एंड मैक्स। ठीक है, तो ये मिनिमम होता है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपको पैसा लगाना है, मिनिमम 1000 रुपये होता है, मैक्सिमम होता है 1.5 लाख। एक पर्टिकुलर साल में ध्यान रखेंगे, ये जो भी बात है वो ईयरली है, ये दोनों ईयरली है। 1.5 लाख से 1.5 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गया, मतलब आप 1000 से लेके 1.5 लाख तक। एज की बात करते हैं तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, 18 से आपका जितना उम्र तक हो लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, कभी भी उम्र मैक्सिमम कोई उम्र की लिमिट नहीं है। ठीक है, मिनिमम लेकिन 18 साल होना चाहिए। बात बेनिफिट की करते हैं, बेनिफिट नथिंग एल्स, ज़्यादा कुछ नहीं है, वो ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है, इनकम टैक्स छूट की बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट हायर रहता है एज कम्पेयर अदर, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम होती है, इसमें ब्याज जो है इंटरेस्ट रेट जो होता है ROI, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये अदर के कंपेयर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कितना लगा सकते हैं ये भी पूछता है। अच्छा, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी मेच्योरिटी, हम यहाँ पे लिख देते हैं मेच्योरिटी। इंटरेस्ट ज़्यादा रहती, सब नहीं है इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगी, मेच्योरिटी की बात करते हैं। मेच्योरिटी का ये 15 साल के लिए है, मतलब आपने अगर पैसा लगाया 1000 रुपये भी रखा है, आपको 15 साल तक लगाने पड़ेंगे, 15 साल के बाद ही आपको मिलेगा। ठीक है, उससे पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ठीक है, इसका मिनिमम 1000 है, मैक्सिमम 15 लाख। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा है, सीनियर सिटीजन 2004 में कितना लगा सकता है? मैक्सिमम 15 लाख। इसकी उम्र ऑब्वियस सी बात है, सीनियर सिटीजन है तो 60 प्लस होने पे ही, मतलब 60 गेन होना चाहिए तभी लगा सकते हैं। ठीक है, उससे नीचे लगा नहीं सकते। इसकी मैच्योरिटी है 5 ईयर, विच विल बी एक्सटेंडेबल 3 ईयर प्लस, मतलब ये 3 साल और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सीनियर सिटीजन की मैक्सिमम 15 लाख होंगे, 60 साल के ऊपर लगाएगा, 5 साल का मैच्योरिटी है, 3 साल को आपको और एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगला है सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि 2016 को आपका पानीपत हरियाणा, याद होगा पानीपत हरियाणा, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चालू किया गया था, इसी डेट पे चालू किया था, इसी जगह से इनिशिएट किया गया था। ठीक है, तो कभी ये भी बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब चालू हुआ था? 22 जनवरी 2016 को चालू हुआ था पानीपत हरियाणा से, और इसी डेट पे ही यह सुकन्या समृद्धि योजना चालू हुआ था। इसमें जो है मिनिमम पहले 1000 था, जिसको रिड्यूस करके कर दिया गया है 250। ठीक है, पहले 1000 था मिनिमम, इसको 250 कर दिया। मैक्सिमम जो है अगेन 1.5 लाख। एक ही खास सबकी खास बात है, इसको आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। अब क्यों छूट मिलती है उसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे, कि बैंक में जो जमा है उसमें भी ब्याज मिलता है, तो लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसी उसमें भी ब्याज मिलता है, उसमें छूट क्यों नहीं मिलती? इसमें भी इंटरेस्ट मिलेगा आपको अच्छा खासा, सब में इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें क्यों छूट मिलती है? ठीक है, तो ये हो गया आपका अमाउंट, मिनिमम 1000 था 250, मतलब 250 हो गया, मैक्सिमम आप 1 साल के अंदर 1.5 लाख लगा सकते हैं। एज की बात करते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, तो दैट मीन सुकन्या बोले तो ये आपका होगा गर्ल बेबी का होगा,
गर्ल बेबी के नाम पे होगा। अब गर्ल बेबी की उम्र कितना होना चाहिए, होता है 0 to 10 ईयर तक के ही जो गर्ल बेबी है वही इनरोल हो सकती है, उससे ज़्यादा होगी तो इनरोल नहीं हो सकती। ये जो होता है इसका जो पैसा निकालने के तरीके हैं वो 18 साल में पैसा बेनिफिट या जो तरीके हैं 18 ईयर जब वो अटेंड कर लेगी तो ये 50% पैसे विड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। 50% वो भी उसके एजुकेशन के नाम में। 18 ईयर अगर हो जाए तो 50% ध्यान, और 20 ईयर जब हो जाती है तो ये फुल अमाउंट वो विड्रॉ कर सकते हैं। नहीं करना तो आगे बढ़ते रहेगा, अमाउंट जमा रहेगा फुल अमाउंट, ठीक है। कंडीशन भी पूछता है कि बार कि गर्ल्स के इस उम्र कितने उम्र के बच्चे, इसमें मिनिमम कितना मैक्सिमम, अभी चेंज हुआ है, 1 साल होने को नहीं ऐड, लगभग अभी 8-9 महीने हुए ये चेंज हुआ है, पहले 1000 था 250, इसमें भी याद रखें। KVP NSC इसकी सिर्फ डिफरेंस कुछ थोड़ी सी डिफरेंस है। ये जो होता है वो 10,000 के मल्टीपल पे होता है, मतलब आप कितनों भी खरीद सकते हो 10,000 के मल्टीपल पे, ये 5,000 के मल्टीपल पे। एक और बात, इनको उम्र एनरोलमेंट का कुछ नहीं लगता, ये 10,000 के, KVP 5,000 के मल्टीपल पे, NSC 10,000 के मल्टीपल पे, ठीक है। इसका उम्र कुछ नहीं, एज का कुछ नहीं लगेगा। इसमें जो मेच्योरिटी है बस वो अलग अलग है। अगर वो NSC है 5 साल की मेच्योरिटी है दोनों है, तो ये आपका है सोशल स्मॉल सेविंग डिपॉजिट स्कीम, जिनसे क्वेश्चन पूछा है, खासकर इससे ज़्यादा पूछता है, इससे इसका ईयर पूछा है कई बार, तो ध्यान से समझ के पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो गई, हम 3 चीज़ पढ़ने वाले थे, ठीक है। फिर से रिकॉल कर दूँ, एक है आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम जिसमें 3 पढ़ा हमने, अब पढ़ा स्मॉल सेविंग डिपॉजिट स्कीम जिसमें इन चीज़ों के बारे में अभी देखिए होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम कर दिया गया, पहले 9.1 हुआ करता था, फिर 8.6 हुआ, अभी 7.9 में जाके लटक गया है। तो इनसे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान में रखेंगे। अगला है गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 के बाद, और बहुत पहले का था और भी पहले था। ये गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 क्यों, ठीक है। ये 1900 पहले और दूसरे नाम से जानते थे इसको, बाद में रीनेम किया गया। इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सर सोशल सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव बता दो पहले, सोशल सिक्योरिटी स्कीम का ऑब्जेक्टिव कि भारत में सबसे बड़ा है लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है, एक एज के बाद उनके पास पेंशन का ऑप्शन नहीं कि उनके पास सर्वाइव करने के लिए पैसे, इसीलिए भारत सरकार ने उनको इंश्योरेंस और पेंशन के लिए स्कीम निकाला ताकि लोगों को समाज सुरक्षा हो पाए, उनको प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर। एक हो गया। दूसरा स्मॉल सेविंग डिपॉजिट स्कीम, कई लोग बहुत ज़्यादा पैसा होती है और सरकार को बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तब करता क्या है कि गवर्नमेंट मार्केट से बहुत सारे तरीके से लेना चाहता है पैसा। तो ये जो हमने लिखा है PPF, ठीक है, स्मॉल सेविंग डिपॉजिट सॉरी सीनियर सिटीजन स्कीम और आपका सुकन्या समृद्धि, ये जो पैसे होते हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाता है, ध्यान रखेंगे। तो मेरा क्वेश्चन था, याद होगा कि मैंने बोला था कि बैंकों में जो हम FD करते हैं उसमें जो इंटरेस्ट आता है, याद होगा उसमें आपको इनकम टैक्स लग जाता है जिसको हम TDS TCS के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन जो LIC होती है या इनके इनकम में हमको टैक्स नहीं, टैक्सेबल नहीं होता है, उल्टा इनके अगर हम ये जो अभी हमने PPF सीनियर सिटीजन या सुकन्या समृद्धि में लगते हैं वो आपको बल्कि डिडक्शन में लगाते हैं, इनकम टैक्स जब आप फाइल करते हैं डिडक्शन में यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि आप ये पैसे पूरे के पूरा पैसा गवर्नमेंट को जाता है। ये जो पैसा है गवर्नमेंट को नहीं जाता बैंक में, ये तो बैंक अपना यूज़ करती है, क्योंकि गवर्नमेंट यूज़ करता है इसलिए इसको आप अपने गवर्नमेंट के दे चुके हो, इसलिए उसमें टैक्स में छूट मिल जाती है, बैंक यूज़ करता है, दैट इज़ द डिफरेंस, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास पैसे ऐसे लोग, इसलिए इसका बेनिफिट ये है कि इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों का टैक्स सेविंग भी हो जाए और सरकार के पास पैसे भी आ जाए। बात होती है गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, खासकर अभी सिनेरियो में। भारत वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा गोल्ड कंज्यूमर है एज पर गोल्ड काउंसिल, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। भारत जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा गोल्ड कंज्यूम करता है, ठीक है। अब गोल्ड कंज्यूम करता है तो भारत में गोल्ड कंज्यूम तो ठीक है, प्रोडक्शन कितना होता है? प्रोडक्शन यहाँ पे होता है बहुत कम, अराउंड 10%, मुश्किल से अराउंड 10%। बाकी 90% तो क्या करें, कहाँ से लाएंगे? 90% हमने क्या करते हैं, उसको इंपोर्ट कराते हैं। याद होगा इंपोर्ट शुरू में आपको क्लास में समझाया था, इंपोर्ट जब आपको ATM पढ़ाया था, इंपोर्ट में क्या नुकसान है। जितना ज़्यादा इंपोर्ट कराएंगे इतना ही आपकी इंडियन रुपये आउटफ्लो होगी, जितना आउटफ्लो होगी उतने ही इंटरनेशनल मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर बढ़ेगी तो दूसरे करेंसी में, जिस करेंसी में हम इनको पेमेंट करना चाहेंगे उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इसकी वैल्यू और घट जाएगी। तो सबसे बड़ा भारत में चैलेंज है कि गोल्ड के कंज्यूम को कैसे किया जाए, ठीक है। इसके लिए भारत सरकार 1999, मतलब आज के नहीं बहुत पहले का था,
इससे पहले गवर्नमेंट का कहना है कि यार लोग गोल्ड कंज्यूम ना करके अल्टरनेटिव हम कर सकते हैं क्या, या लोगों पर जो गोल्ड पड़ा है उसको कुछ कर सकते हैं क्या। तो इसमें उन्होंने 3 निकाला। एक निकाला सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, देखिए होगे अभी 6 ट्रेंच आने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर का, सॉरी 4th ट्रेंच आने वाला है। दूसरा है आपका गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और तीसरा है गोल्ड कॉइन स्कीम। गोल्ड कॉइन स्कीम, ये 3 है। इन तीनों को ही ऑब्जेक्टिव एक ही है कि फिजिकल गोल्ड कंजप्शन ना होके हम पेपर के फॉर्म में लें। अब तीनों का अलग अलग मकसद है। मान लीजिए किसी क्या क्या कंडीशन हो सकती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को गोल्ड फिजिकली लेना है, ठीक है, लेकिन लगता है कि नहीं यार चलो दूसरे फॉर्म में, तो सर 3 तरीके से हो सकता है। एक, आप फिजिकल गोल्ड को जमा कर दो, उसके बदले आपको पैसा मिल जाए, वो सही रेट मतलब एक लंबे समय के लिए उसमें ब्याज भी मिले, एक तरीका हो सकता है आपके पास फिजिकल गोल्ड। दूसरा, फिजिकल गोल्ड ना लेके पेपर के टर्म में दे दें। तीसरा, अगर गोल्ड ही रखना है आपको तो क्यों ना आपको कॉइन के टर्म में दे दे, उसकी वैल्यू वही हो लेकिन गोल्ड ना हो, उसकी वैल्यू इक्विवेलेंट माना जाए, भारत सरकार आपको दे। तो 3 तरीके निकले, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड निकाला गया, गोल्ड मोनेटाइजेशन एंड गोल्ड कॉइन स्कीम। इन तीनों में डिफरेंस है। ऐसे एक मिनिमम मैक्सिमम ग्राम दोस्ता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना ग्राम रख सकते हैं, अलग रिवाइज भी हुआ है। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का मकसद होता है कि आप फिजिकल गोल्ड कंज्यूम ना करके पेपर के फॉर्म में लें, मतलब फिजिकल गोल्ड आपको नहीं लेके, आपको लेना ही है तो आप पेपर के फॉर्म में लें। ये जो गोल्ड मोनेटाइजेशन है, मोनेटाइज मतलब होता है कि आप वहाँ से फिजिकल गोल्ड को ले, उसके बदले आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट दें, फिजिकल गोल्ड को आपसे ले लें, ठीक है, फिजिकल गोल्ड रिसीव कर ले, उसके एवज में आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट मतलब जो गोल्ड की प्राइस है वो प्लस आपको इंटरेस्ट दे। गोल्ड कॉइन, जिसको वाकई गोल्ड कॉइन चाहिए तो वो एक कॉइन के टर्म में आपको मिलेगा, गोल्ड नहीं रहेगा, गोल्ड के टर्म में मिलेगा, ठीक है। ये तीनों में अब बात है क्या, हम बात करते हैं इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना और मिनिमम मैक्सिमम कितना, ठीक है। इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, इसमें मिलता है 2.50, इसमें मिलता है 2.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आपने अगर मान लीजिए 1 ग्राम गोल्ड लिया, पहले इसमें लेते थे पेपर फिजिकल ना लेके आपको पेपर के फॉर्म में लिया, तो सबसे बड़ा फायदा है कि आपको ईयरली, ध्यान रखेंगे ब्याज जो है वो ईयरली, जो भी गोल्ड आपने परचेस उसमें ईयरली इतना ब्याज मिलेगा, प्लस इसकी मेच्योरिटी एक्चुअली 5 साल की है, दोनों की मेच्योरिटी 5 साल की है, ठीक है। 5 साल में मान लीजिए गोल्ड आपने, ये जो है फिजिकल गोल्ड लेते हैं वो मान लीजिए 10,000 का आप लिए, मान लो फिजिकल, यही 10,000 का गोल्ड का आप पेपर के फॉर्म में लिए, तो आपको 10,000 का 2.5 ब्याज मिलेगा। इसमें तो मिलता नहीं, आप घर में रखे रहते तो मतलब होता नहीं, लेकिन आपको अगर पेपर के फॉर्म में लिए हो इस स्कीम के अंदर 2.5 ईयरली ब्याज मिलेगा, प्लस 5 साल बाद मान लीजिए 10 के बदले इसका 1 ग्राम का 10,000 होना होके ये 25,000 हो गया, तो आपको 25,000 के हिसाब से 5 साल बाद ये 10,000 25,000 के मिलेगा। तो 2 फायदे, एक तो आपको इंटरेस्ट मिला, या तो आप फिजिकली गोल्ड रखोगे कोई वैल्यू है नहीं। इसमें क्या है, आपका फिजिकल गोल्ड आपको वापस नहीं मिलेगा, एक चीज़ है फिजिकल गोल्ड जो है वो वापस नहीं मिलेगा। हाँ, 5 साल बाद आपको जो सेम चीज़ है जिस प्राइस में आपने दिया है उसी प्राइस से सरकार आपको उस साल के प्राइस में देगा, प्लस आपको 2.25 ब्याज देगा ईयरली। इसमें ऐसा नहीं है आप फिजिकल गोल्ड के टर्म में रखे हो, तो अगर सर वापस बेचना चाहते हो तो जिस रेट में उस समय रहेगा कॉइन जो वैल्यू रहेगी वही आपको मिलेगी, ये भी 5 साल, या आप बढ़ा सकते हो जब मर्जी तब आप रिफंड कर सकते हो। तो ये है भारत सरकार का कि फिजिकल गोल्ड कंज्यूम ना होके कैसे किया है। तो फिजिकल गोल्ड कम पेपर के टर्म में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, फिजिकल गोल्ड आपके पास है, बैंक में रख के आपको गेन करना चाहते हो क्योंकि आपके पास फिजिकल गोल्ड है, कोई मतलब तो होता नहीं, आइडल पड़ा होता है, तो अगर आप गेन करना चाहते हो, अच्छा खासा है आपके पास है, तो आप दे सकते हो बैंक। बात इनकी मिनिमम मैक्सिमम, ये जो होती है मिनिमम 1 ग्राम से लेके 20 kg। अब ये 20 kg इसलिए बोला ज़्यादा, इतना आप 20 kg बहुत सारे HUF वाले ये सब अलग अलग कंडीशन है, ध्यान से पढ़ लेंगे। एक से ये जो होता है मल्टीपल पे होती है, 1 ग्राम से 20 ग्राम कभी भी ले सकते हो। ये जो होता है 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम के मल्टीपल पे आपको अवेलेबल होंगे। मतलब इतने ग्राम से आपके आप जमा करोगे, ऐसा नहीं कि आप 1 ग्राम पॉइंट दे दिया, ऐसा नहीं, 1 ग्राम में ये आपका 10 ग्राम, 20 ग्राम इस हिसाब से मिलेगा। तो एक बार देख लेंगे, इस ग्राम के हिसाब से बदलाव होती रहती है, लेकिन हाँ ये जरूर देख, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका गोल्ड डिपॉजिट स्कीम जिसमें हमको चर्चा करनी थी। तो हमारे पास 3 स्कीम थी, तीनों आपको बता दिए, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट में जो सेविंग अकाउंट क्यों, इस अकाउंट में क्या अंतर है ये समझ आ गया। तीनों सोवरेन है ना आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम
स्मॉल सेविंग डिपॉजिट स्कीम एंड गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, इन तीनों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। इन तीनों से कभी कभी बिल्कुल क्वेश्चन आता है, सीरीज आती रहती है। कई बार ये जो हमने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के से क्वेश्चन पूछता है, इस सीरीज में कितना पैसा आया, ये करेंट है अफेयर में जब आप पढ़ाई करेंगे तो जब रिसेंट एग्जाम हो तभी पूछेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये जो है अब तक सबसे एक जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने पढ़ ली। इसके बाद जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बहुत बड़ा है, बहुत समय लगेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग अलग क्वेश्चन से निकलेंगे, और वो होगा बैंकों के पापा। सबसे इंपॉर्टेंट है बैंकों के पापा कौन, आरबीआई के बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आरबीआई के बारे में थोड़ा स्टडी करके रखिए, इनके बहुत सारे क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू आप सबका।